चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ाना है फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड आपको आज मुझे रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ानी है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। एक टर्म जिसका नाम है रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन, चलो बहुत ही सिंपल है। इसको Q की रिप्रेजेंटेशन से लिखा जाता है। अगर कंसंट्रेशन में लिखूंगा तो QC हो जाएगा, प्रेशर में लिखूंगा तो QP हो जाएगा, राइट। चलिए देखेंगे, सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें भाई सभी। मैंने आपसे बोला ये A है, इनका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, स्मॉल है। अब आप समझ रहे होगे मैं क्या लिख रहा हूँ। एट इक्विलिब्रियम पर ये प्रोग्राम चल रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे। मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे के लिए अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखूंगा। मान लेता हूँ ये कंसंट्रेशन टर्म है, तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C बाई प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट ही तो होता था, याद करो। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब समझदार बच्चा ये बात जानता है कि ये जो लिखा है सर ने B की पावर B, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कंसंट्रेशन ऑफ B। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो मतलब ये जो ज्ञान है, Kc का जो ज्ञान है, ये केवल और केवल कहाँ बताया जा सकता है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे बात समझ में, जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा तभी ये ज्ञान जो है बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं QC की बात करूं तो QC और KC में अंतर बस इतना ही है कि अगर मैं QC निकालूंगा तो QC का सेंस है सर सारी पिक्चर जैसी है वैसी रहेगी, सारी पिक्चर जैसी है वैसी रहेगी, बस अंतर किसका आएगा, अंतर आएगा तो केवल और केवल किसका, कि सर ये जो आप निकाल रहे हैं ये है रिएक्शन क्वेश्चन इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इट कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टाइम। आगे अंतर समझ में। इसकी कंडीशन क्या है, ये केवल और केवल इक्विलिब्रियम पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि इनकी कंडीशन क्या है, ये हम लोग किसी भी टाइम ऑफ इंटरवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि रिएक्शन 5 मिनट चली तो 50% प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव हो गया, या मैं बोलूँ इक्विलिब्रियम पर आ गई है रिएक्शन। और मैं कहूँ कि रिएक्शन 10 मिनट चली तो क्या उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दोगे? कभी नहीं। बट उसका क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। ये बेसिक बात समझ में आई या नहीं आई? अब कुछ बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ वो आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल डेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कुछ बात में नोट डालकर लिख दूँ तो आपको समझ में आएगी क्या, बताओ। मैंने बोला बेटा अगर Q की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इस भाई साहब की वैल्यू बढ़ेगी तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का बढ़ना होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अगर Q की वैल्यू बढ़ी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। मुझे एक बात बताओ, क्या इक्विलिब्रियम को अचीव करना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं? इसका मतलब हर कोई चाहता है कि इक्विलिब्रियम पर आना, हर कोई चाहता है। आप बताइए, अगर कहीं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा, ताकि फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए। दोबारा सुनो भैया, ये पहले इक्विलिब्रियम सेटअप है, तुमने बोला प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, मतलब प्रोडक्ट का साइड क्या हो गया, बढ़ गया, पिक्चर ऐसी आ गई। तो ये इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए क्या काम करेगा, ये फिर से ऐसा होना चाहेगा। यानी कि जहां पर Q की वैल्यू ज्यादा है वहां प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं चाहूं तो यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। केस नंबर 1 क्या कहता है, केस नंबर 1 कहता है कि जब आपके Q की वैल्यू बढ़ेगी तो नो डाउट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है वो अपनी कंसंट्रेशन को कम करेगा, तो कम करने के लिए उसको बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो रिएक्शन का जो मूवमेंट है, या मैं बोलूं तो वो कहाँ, कौन सी जगह पर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ, अगर Q की वैल्यू अगर घटी है तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये भी क्या अचीव करना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए किस तरह मूव करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की साइड। और प्रोडक्ट की साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर बात आपकी बिल्कुल सटीक है। तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं
अगर मैं आपसे कहूं कि Q की वैल्यू ही बराबर हो जाए किसके बेटा, K के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, क्या बस समझ में नहीं आ रही भाई, K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए तो मैं क्या कहूंगा भाई, रिएक्शन किस पर चल रही है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। नहीं है बस समझ में, अरे हाँ या ना, मतलब यहाँ चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता, जब Q की वैल्यू ज्यादा होगी K इक्विलिब्रियम से, अच्छा CC लगा दूं कोई दिक्कत ना हो तो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं क्या लिख सकता हूँ, जब Q की वैल्यू कम होगी किससे बेटा जी, KC से। और ये मैं क्या लिख सकता हूँ, जब QC की वैल्यू KC या K इक्विलिब्रियम के बराबर होगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। देखो पेपर में सवाल कैसा आएगा, वो Q दे देगा या K दे देगा और दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करा लेगा और फिर आप लोगों को पूछ देगा कि बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, बस आगे बात समझ में। तो एक वैल्यू को देकर दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करा के पूछेगा रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो कितना आसान होगा इसको बताना। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए सवाल दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। सबसे पहला जो जेई नीट का एस्पिरेंट होता है उसका सबसे पहला काम होता है सवाल को ध्यान से बारीकी के साथ देखना। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ QC एंड प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को आपको प्रिडिक्ट करना है और बोला हुआ है कि ये पिक्चर कुछ ऐसी है, ये कोई रिएक्शन है और इसका KC गिवन है। बहुत बढ़िया सर, यही चाहिए था। और KC की वैल्यू गिवन है, आप लोग समझ रहे हो कि मोलरिटी की पावर -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर की पावर -1। ठीक है, मोल पर लीटर की पावर -1, यानी कि आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था KC इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर डेल्टा NG, डेल्टा NG। तो NG की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर -1। आप वैसे भी चेक कर सकते थे 2 - 3 तब भी कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, तो मतलब पिक्चर बिल्कुल सटीक चल रही है। फिर बोल रहे हैं इतने मोल ऑफ ईच ऑफ द SO2, चाहे OT हो चाहे SO3 हो, आर मिक्सड इन 1 लीटर। इसका मतलब नेट वॉल्यूम क्या है बेटा, 1 लीटर। और मैं मोलरिटी का फॉर्मूला भी जानता हूँ जिसको आप कंसंट्रेशन बोलते हो, दैट इज मोल पर लीटर। और भैया लीटर को तो 1 कर दिया है तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। सर मेरे पास KC है तो क्या मैं QC निकालूं, निकालो। कहाँ कहा है कि ये इक्विलिब्रियम पर है, आप QC निकालिए। और QC निकालने का तरीका सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसकी पावर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनकी पावर, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी है ये हमारे पास, इनकी पावर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। आप एक बात बताइए, क्या कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर होता है क्या, और लीटर में कितना लीटर दे दिया, 1 लीटर, मतलब मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पिक्चर। तो ये भी मोल कितने दे रखे हैं, 10 की पावर -3। आप बताइए क्या मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ भी कितना है बेटा जी, ईच कह दिया है तो मतलब 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और ये पिक्चर कितनी हो जाएगी 10 की पावर -3 की पावर 1। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, क्या आप ये बात समझ रहे हो, 10 की पावर -3 का मतलब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब कितनी वैल्यू हो गई 1000। आप मुझे देखकर बताइए कि ये 1000 है और ये KC कितना है, ये कुछ इतना है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। आप कहेंगे सर QC की वैल्यू ज्यादा है, किससे, KC से। अगर QC की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सीख पाए या नहीं सीख पाए, कुछ तो बोलो भाई। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, सोचो अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पर सेट करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी। नहीं ये बात समझ में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके से यू कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर QC की वैल्यू K इक्विलिब्रियम से ज्यादा आ रही है, KC से ज्यादा आ रही है, तो हम लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ है। और प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ और रिएक्शन को, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक स्टेबल स्टेट होती है, तो उस तक अचीव करने के लिए उसको रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना ही होगा। बहुत बढ़िया तरीके से ज्ञान जो है मैंने आप लोगों को दे दिया है। सवाल नंबर 2 महा बेसिक सवाल है, देखने में ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बवाल है, लेकिन महा बेसिक सवाल है। देखो बहुत ध्यान से इसको देखने और समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। मुझे बताओ इस ग्राफ से तुम्हें क्या ये अंदाजा लगता है कि ये किसकी कंसंट्रेशन रही होगी प्रोडक्ट की, क्योंकि समय के साथ बढ़ रही है और ये समय के साथ देख रहे हो बेटा जी घट रही है, तो मतलब ये पिक्चर दोनों किसकी रही होंगी सर, रिएक्टेंट की रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बना हो और 2 रिएक्टेंट रिक्वायर्ड हो, जैसा कि आप लोग उधर देख पा रहे हैं। आ गई होगी बात समझ में। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। सवाल क्या था, इसका QC दे रखा है, आपको क्या चाहिए, K इक्विलिब्रियम।
जैसे ही आपके पास केसी या के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, देन यू कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो हैव ए लुक, क्या काम करना है सर? सबसे पहला काम क्या है सर? सबसे पहला काम है कि इसको आप कैसे लिख दें? ये वैल्यू 1.5 है ना, तो मुझे एक काम करना चाहिए, बटेगा ये तो बेटा जी 1.0 है, और ये वाला डेटा कितना आ जाएगा? 1.5। बात समझ में आ रही नहीं? यार मैंने ऐसा क्यों किया है? मैं जानता हूं कि इसका इक्विलिब्रियम स्टेप तो सर यही है, याद है आप लोगों को, जिसके बाद रिएक्शन के अंदर क्या आ जाए? कॉन्स्टेंसी आ जाए या कंसंट्रेशन फर्दर चेंज ना हो। तो इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। आप बस मुझे इतना बताइए कि क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि केसी का मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है जी सर? प्रोडक्ट तो ये है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये वैल्यू आ रही है 0.25, सही है क्या? यहाँ रिएक्टेंट 2 हैं, और 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट तो समझ में आ रहा है सर, एक तो ये है सर, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 आ रही है, हाँ या ना? और एक रिएक्टेंट और है अपने पास सर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर? इसकी वैल्यू आ रही है 1.5। क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को डेटा समझ में आ गया? किसी ने अगर ये वाली कंसंट्रेशन ले ली ना, ये वाली गलत हो जाएगा भैया, इक्विलिब्रियम वाली लो ना, क्योंकि आप कैसे निकाल रहे हो। तो देखो कितना सिंपल तरीके से डेटा आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे बताओ, अपनी खुद ही तसल्ली से बताओ कि ये डेटा कितना हो जाएगा सर? आई थिंक ये तो 2 पे कट रहा है, और अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा सर। और यार ये 1/3 है, और ये कितनी वैल्यू है बेटा? 1 है। तो क्या आंखों से देखकर ये बात पता लग रही है कि क्यूसी की वैल्यू यहाँ पर इक्विलिब्रियम केसी से ज़्यादा होगी? और अगर ये पिक्चर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन में क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा, और प्रोडक्ट ज़्यादा तो मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी? बैकवर्ड। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को ज्ञान समझ में आया? बेसिक तरीके से बात मैंने समझाई है। मैंने बोला आप अपने दिमाग को एक्सप्लोर करो, आप ये मत सोचो कि डिजिट से ही कोई सवाल बन के आएगा और सीधा सीधा कर लेंगे। आप ऐसे ग्राफ पर मूव कर जाओ। आपको ये अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है। इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द रियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट? और कंसंट्रेशन आ गई तो केसी निकल सकता है इक्विलिब्रियम पर। अब किसी ने कहा सर ये वाली कंसंट्रेशन ले लो, 2 ले लो सर, इसकी 2 ले लो। क्यों ले लो भाई? ये कोई इक्विलिब्रियम थोड़ी है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है जिसके बाद फर्दर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? चलो सर, बात मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आते हैं भाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत ध्यान से, आराम से, तसल्ली से सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही वो सवाल आएंगे जो आप लोग शीट में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, मैं बोल रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग कौन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कौन कौन से फैक्टर है सर? आपने कभी जीवन में हमें ये बात सिखाई है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे केसी है, जैसे केपी, ये केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करते हैं। देखो रिएक्शन की स्टीशियोमेट्री पर भी डिपेंड होता है, ठीक है? वो डिपेंडेंसी कैसी होती है? पार्शियली डिपेंडेंसी उसको बोलते हैं। अब वो कैसी होती है उसको देखने की कोशिश करेंगे भाई सभी। एक बार इसको देखने की आप लोग जो है कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों इधर आओ। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, या मैं बोलूँ के इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। प्यारे बच्चों सबसे पहला फैक्टर आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला कि स्टीशियोमेट्री, या मैं बोलूँ कोएफिशिएंट, इसकी डिपेंडेंसी होती है। वो कैसे होती है उसको समझो। मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया, बहुत ध्यान से समझना भाई, स्टीशियोमेट्री का। मैंने बोला ये ए है और ये कन्वर्ट हो गए भाई साहब किस में? बी में, सही है? और ये मेरे पास सी है और ये भाई साहब कन्वर्ट हो गए किस? चलो पहला पार्ट आराम से करते हैं। और बी जो है ना फर्दर ए में कन्वर्ट हो गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा? K1 है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K2 है। चलो देख लेते हैं। मुझे बताइए ये K1 जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, सही है क्या? और K2 कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। क्या ये दोनों बात हमारी क्लास के सही बच्चों को क्लियर है? A कन्वर्ट हो रहा है B में और B कन्वर्ट हो रहा है A में। आप एक दिमाग लगाओ, टेक्निकली हो क्या रहा है? A से B जा रहा है और B से A आ रहा है। टेक्निकली ऊपर वाली रिएक्शन को ही तो रिवर्स किया है मैंने। और मैं चाहूं तो क्या ऐसा नहीं लिख सकता इसको 1/K1? लगा लो दिमाग। इस A को नीचे ले आऊं तो B/A बन जाएगा, और B/A तो था ऊपर। नहीं आई बात समझ में? अरे आया या नहीं आया? तो ये बेसिक डाउट अपने दिमाग में
मत रखना। अगर किसी रिएक्शन को मैं इन्वर्स करता हूं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, वो भी इन्वर्स हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो ये डेटा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, मैंने आपको बोला ये ए है और प्यारे बच्चों ये कन्वर्ट हो रहे हैं भाई साहब किसके अंदर, बी में, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जी K1, और मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी मैं n से मल्टीप्लाई करता हूं तो होगा क्या सर, चेक करके देखेंगे ऐसे कैसे पता लगेगा। क्या आप जानते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है? क्या आप ये भी जानते हो कि यहाँ पर b की पावर n और यहाँ पर a की पावर n होगी, हाँ या ना? क्या आप ये भी जानते हो कि इसको मैं b बाय a की पावर n भी लिख सकता हूँ? क्या आप ये भी जानते हो कि इस पूरी पिक्चर को यहाँ रख दूं तो इसको K1 की पावर n भी लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? इसका मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस नंबर को क्या कर दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में रख दें। आ गई बात समझ में? चलो सर बात समझ में आ गई होगी। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, जो मल्टीप्लाई किया वो मैं डिवाइड भी कर सकता था। ए कन्वर्ट हो गया बेटा बी में और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1, और मैं चाहूँ तो मैं इसको 1/n से डिवाइड कर लेता हूँ, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब n से डिवाइड या 1/n से मल्टीप्लाई। सेंस बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए भाई सभी बच्चों को। तो सर यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा, समझदार बच्चा ये बात जानता है कि सर दिस इज b की b/a, और ये पिक्चर कितनी हो जाएगी सर, b की पावर 1/n और a की पावर 1/n। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये क्या हो जाएगा, b/a की पावर 1/n, मतलब b/a तो ऊपर ही था, दैट इज K1 की पावर 1/n। क्या सेंस समझ में आया आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब तो दे दो। क्या इतनी बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? इधर देखिए भाई, आगे इधर देखिए। तो ये 3 सुंदर बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक कोई दुख दर्द किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलो भैया आगे की बातें समझा दो सर। पॉइंट नंबर डी जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, रिएक्शन को रिवर्स करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी रिवर्स कर दो, मतलब 1 में ले जाओ। रिएक्शन में n की मल्टीप्लाई करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में n रख दो। रिएक्शन में 1/n से मल्टीप्लाई करो या n से डिवाइड करो, मतलब k की पावर में 1/n रख दो। चलो ये दोनों बात तो बिल्कुल सेम सी है, ठीक है। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला ये a है और ये भाई साहब कन्वर्ट हो गए b में, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और यहाँ मेरे पास है c और ये कन्वर्ट होगा d में और ये है K2, और मेरे पास नेक्स्ट रिएक्शन है a प्लस c, और ये भाई साहब कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, b प्लस d में, ये है K3। मुझे बताओ K1 कैसा होगा? क्या इसको कंसंट्रेशन ऑफ b डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a लिखेंगे? क्या इसको कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ c लिखेंगे? क्या इसको कंसंट्रेशन ऑफ b कंसंट्रेशन ऑफ d कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ c लिखेंगे? बोलो हाँ या ना। क्या इतना ज्ञान तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये b/a का मतलब ही K1 है? क्या इतना ज्ञान समझ में आ रहा है कि d/c का मतलब ही K2 है? और इसका मतलब क्या हो गया बेटा, K3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, K1 इंटू K2। भाई यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध भाषा में ये बातें मैंने आप लोगों को सिखा दी है। यहाँ तक कोई समस्या किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। बेसिक है भाई, महा बेसिक, बेसिक भी शायद इससे बेसिक होता होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखो, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो डायरेक्टली तो यू जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन विद द स्टीशियोमेट्री, या मैं बोलूँ विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो जितने भी इक्विलिब्रियम, मान लो A B C D 5 रिएक्शन को डायरेक्ट ऐड कर दिया तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। आगे बात समझ में? चलो बात समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो आप। पॉइंट नंबर ई, देखो भैया मैंने बोला ये A है और A कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा, B में। मैंने बोला ये C है और ये भाई साहब कन्वर्ट हो गए D में। फिर मैंने इक्वेशन लिखी A प्लस D और ये कन्वर्ट हो गया B प्लस C। सर कुछ चेंज किया है आपने इसमें? क्या चेंज किया अभी बता देते हैं। मैंने बोला भैया ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है, और ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकालोगे, K3। क्या तुम इतने समझदार हो जो ये बात जानो कि टेक्निकली इस रिएक्शन में सर ने इस वाले को और इस वाले को ऐड किया है, हाँ या ना। अगर मैं सेकंड वाली रिएक्शन को पलट दूं
तो क्या सही बात हो जाएगी, फिर डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। मतलब क्या मैं ऐसा लिख दूं आप लोगों के लिए, K3 कैन बी इक्वल टू K1 और प्लस, और इसको पलट दूंगा तो 1/K2। जब पलटते थे तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 में आता था कि नहीं आता था? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। इसका मतलब K1 प्लस 1/K2 हो गया, और जब दो इक्वेशन को प्लस करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो समझदार बच्चे के लिए इसका आंसर ऐसे भी हो सकता था, K1/K2। बोलो फील कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं फील कर पाए? क्या चाहते हो कि इसको लिखूं, मल्टीप्लाई करूं, काटूं, फिर लिखूं पूरा? क्या चाहते हो बोलो? आपको इन सवालों को करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे, सेकंड भी शायद बड़ा होता होगा, ठीक है ना, लेकिन तरीके के साथ आप सेंस को समझ जाएंगे, भाप जाएंगे तभी। सबसे पहले ना आप अपने दिमाग में ना सारी चीज़ों को रख दो अलग। एक सबसे पहला टूल है ना, वो है अगर रिएक्शन को इन्वर्स करेंगे ना, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो 1/K1 लिखेंगे। सही है की बात समझ में? क्लियर? बोलो। फिर मैंने बोला मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में रख देंगे। समझ में आ गई बात? फिर दूसरी बात मैंने बोली डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को ही मल्टीप्लाई कंसीडर करो बस, 1/n ऐसे, तो उसको पार में रख देंगे। आगे बात समझ में? फिर मैंने बोला ऐड तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। फिर मैंने बोला अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पलट के ऐड हो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तब आप क्या काम करोगे, पहले रिएक्शन को पलट दो और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, जैसे मैंने ऐड किया, सिंपल। और मैंने एक बात बताई, अगर दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो बीच में क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो K1 × 1/K2, टेक्निकली K1/K2। नहीं आई बात समझ में? अरे आई या नहीं आई? महाबेसिक बातें, तीनों चारों फैक्टर टूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखिए कैसे लाइट की स्पीड से सवाल निकलते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताना। नेक्स्ट सवाल करने की बारी आ गई है भैया। बहुत ही सिंपल से सवाल हम कराते हैं, मुश्किल हम पढ़ाते नहीं है। देखो भाई इधर आ जाएंगे सभी। यहाँ सवाल दे रखा है SO3 गेट कन्वर्ट इनटू सल्फर एंड थ्राइस ऑफ O2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जी K1। सही है बेटा? यहाँ SO2 कन्वर्ट हो रहा है S में और O2 में, ये K2 है। कह रहे हैं कि जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है वो रिएक्शन ये रही। अब जो नॉर्मल तबके के बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि जो पूरा सॉल्व करना जानते हैं, उनसे तुम बहुत बेहतर हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें एक सर ट्रिक बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप इस रिएक्शन को यूं ही करने वाले हो, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आपने फाइनल इक्वेशन पे पूरी नजर रखनी है और कभी भी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मत पड़ना, ये अपने आप बैलेंस होगा। आगे बात समझ में? आप इसके अलावा जो है ना उनको बैलेंस कर लो। आगे बात समझ में? सुनो इधर सुनो, मुझे बताओ क्या तुम्हें ये SO2 नजर आ रहा है और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद नजर आ रहा है? आप पहले ऊपर ढूंढो SO2 है कहाँ। तो आपने SO2 ढूंढा, सर SO2 तो यही है। तो इसका मतलब रिएक्शन जो होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा जी? सेकंड रिएक्शन होगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना में जवाब तो दे दो। रिएक्शन कौन सी होगी? सेकंड। इसका मतलब सेकंड रिएक्शन का कांस्टेंट क्या है? K2। और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या मैं अपने यूज के लिए इसको K2 की पावर 2 लिख लूं? क्योंकि मैं जानता हूं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर में आएगा K की पावर n। तो सर मैंने ये लिख दिया। चलो सर इसके बाद रिएक्शन को तो ऐड ही करना है। सर समझ में आ गया। अच्छा ये क्या है? SO3 राइट में आ रहा है, यहाँ SO3 कहाँ आ रहा होगा बेटा? लेफ्ट में। और SO3 के साथ 2 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है। इसका मतलब ऊपर वाली रिएक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा, और ऊपर वाली रिएक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मुझे 1/K1 लिखना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मतलब इसको ऐसे लिखना पड़ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर आप कहते हो कि सर एडिशन होगा, माना एडिशन होगा। जब एडिशन होगा, पर मैं ये बात जानता हूं कि एडिशन कभी लिखना नहीं, आंसर क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज K2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय K1 की पावर 2 K2/K1 की पावर 2। बोलो हाँ या ना? क्या सवाल का आंसर दिख गया? बोलो हाँ या ना? क्या इस सवाल का आंसर दिख गया? अब अधूरे बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर इसको ऐड करेंगे, फिर कुछ काटेंगे, काट कूट के कटवा लेंगे। आगे बात समझ में? तो सीधा सीधा सा सेंस है। तो यही इन्हीं चीज़ों से बचना है आप लोगों को, जीवन में भी और केमिस्ट्री में भी। चलो इधर आ जाओ, आगे मूव करते हैं। केमिस्ट्री बहुत रिलेटेबल है जीवन से, नहीं सर आप ऐसी ऐसी बातें कर लेते हो? हाँ भरपूर कर लेते हैं। देखो जरा, ये NH3 है, NH3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? NH3 कन्वर्ट इनटू हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2। बहुत बढ़िया।
इसका केसी दे रखा है, सुंदर केसी 5 दे रखा है। कह रहे हैं केपी निकालो और 1200 केल्विन टेम्परेचर है इस नीचे वाली रिएक्शन के लिए। आगे बात समझ। सबसे पहले तो बताओ क्या केपी और केसी का कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे सर केपी बराबर केसी और आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सबसे सिंपल काम होता है डेल्टा एन जी निकालना जीवन में। ये कहता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। बहुत सुंदर सी बात है। तो 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलो इसके बाद आप लोगों को निकालना था केपी। चलो केसी कैसे निकालें सर? देखो ऊपर का केसी दे रखा है, इस रिएक्शन का थोड़ी दे रखा है, तो पहले इसका केसी निकालेंगे। केसी बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप बताइए अगर ऊपर यहाँ NH3 है तो क्या यहाँ भी NH3 है? और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब अगर इसका मुझे केसी चाहिए होगा तो भैया 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये बात कितने बच्चों को पल्ले पड़ गई है कि इसकी पावर जो है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि सर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। रूल अपने बिल्कुल फिक्स होते हैं, स्टेबल रूल हैं अपने, जो कभी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं करते। तो सर इतनी बात तो सर समझ में आ गई। ये तो हो गया सर 25। और सर आपने एक ट्रिक बताई थी, आर की वैल्यू को कभी भी नहीं लिखते, आर की वैल्यू को कभी भी 0.0821 नहीं लिखते, ये हमेशा बराबर होती है 1/12। हाँ या ना? और टेम्परेचर दे रखा है 1200, जान बूझ कर दिया होगा कि पावर 2। खत्म हो गया आंसर। अरे कुछ तो बोल दो। क्या आंसर आपका 25 × 10⁻⁴ आ चुका है? यही डेटा किसका होगा? केपी का होगा। बोलो मजा आ गया? डेटा समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। बताओ जरा देवेश, महाबेसिक। चलो तो ये बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लो जी एक सवाल है आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस सवाल को। बेहद सा बेसिक सा सवाल है, यूं ही कर दोगे आप लोग, उम्मीद है। सर बड़ा मुश्किल लग रहा है सर देखने में, तो 3 इक्वेशन आ गई सर। देखना कितना आसानी से निकलेगा। कह रहे हैं ये N2 है, देखो ही मत क्या है ये, सीधा यहाँ देखो, देख के ही क्या कर लोगे, है ना? क्यों दिमाग खराब करना, यहाँ देखो सीधा। आप एक बात बताइए, आपको क्या यहाँ 4 अमोनिया नजर आ रहे हैं? आपको बताइए मुझे कहाँ अमोनिया नजर आ रहा है आप लोग, बताओ बताओ बताओ। सर यहाँ तो है नहीं सर रिएक्टेंट में, सर प्रोडक्ट में है सर, राइट साइड में। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर K1 है। आपको चाहिए 4, ऊपर है 2, तो मल्टीप्लाई करोगे और आपको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट है। इसका मतलब पिक्चर आ गई 1/K1 की पावर 2। कितने बच्चों को स्टेप समझ में आ गया? सुंदर बात, बहुत सुंदर। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ O2 से दूर रहना है, ये अपने आप बैलेंस होता है। इसको बैलेंस करने के चक्कर में पड़ गए तो बस फंस गए। फिर जब हमने जीवन में पहली बार इक्विलिब्रियम पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा था, काट कूट के लाते थे और लास्ट में आंसर कराते थे। जब हमने पूछा जी कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, इसको पूरा 1 पेज 1.5 पेज भर जाता था। यही मेथड है, इसको ऐसे करना। क्यों करना? क्यों अपने दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर देना कि इस इक्वेशन को लर्न करूं, मैं देखूंगा ऑक्सीजन कैसे ऐड होंगे कैसे माइनस होंगे। मेरी नहीं है मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग, मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो नहीं कर पाऊंगा। आगे बात समझ में? वैसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है। देखो 4 ऑफ NO। अच्छा NO कहाँ है सर? NO तो राइट में ही है और दूसरी इक्वेशन में आ रहा है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस समझ में आ जाएगी। तो सर K2 की पावर 2 कर दो। बोलो गेम समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? इसके बाद तीसरी बात समझो सर, पानी। पानी भी सर राइट में ही आ रहा है और 1 मोल के लिए K3 था, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सर K3 की पावर, अच्छा 6, चलो 6, K3 की पावर कितना आ जाएगा बेटा जी? 6 आ जाएगा। अति सुंदर। और मैंने बोला माइनस का झंझट है नहीं, इन सभी रिएक्शंस को क्या करते हैं हम लोग? प्लस करते हैं। और जीवन में प्लस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है सर। अरे सर सुंदर है सर, सुंदर है। नहीं तो K2 की पावर 2 और K3 की पावर 6 और इसको डिवाइड कर देंगे K1 की पावर 2। बताओ आज जो नहीं आया उसका क्या हाल होगा? वो प्लस माइनस सीखेगा सबसे पहले तो। बोलो गेम समझ में आया? अब ऑनलाइन वाले बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, सर मज़ा आ रहा है। अबे ऑफलाइन आओ, ये ऑनलाइन का गेम करो बंद। चले आगे। तो ये डेटा क्लास के सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक डेटा क्लियर है? कोई समस्या वाली बात नहीं। अब कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, आप इससे ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना? वो सभी इसी में घूमेगा, वो सभी सवाल जो है बेटा इन्हीं में घूमेंगे, ठीक है? चलो अगला देखेंगे एक और फैक्टर जिसका नाम है तापमान। तापमान के लिए एक इक्वेशन पढ़ते हैं क्लास 12th में, अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं ना। जो बच्चे ड्रॉपर अगर बैठे हुए हैं तो उन्होंने रिएक्शन पढ़ी है, log K2/K1 इजिकल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R T2 - T1/T1 × T2, ठीक है ना? इस टाइप की एक इक्वेशन पढ़ते हैं। अब इक्वेशन को 11th वाले बच्चे को कैसे सिखाना होता है हमें? देखो तुम्हारे लिए K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेकंड रिएक्शन और उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 है। जैसे सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ इक्वेशन को, log K2/K1
और ये बराबर हो जाता है डेल्टा एच नॉट लिख देते हैं किसी क्लास बुक में, किसी में डेल्टा एच भी लिख देते हैं, बाकी स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको लिखना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। बहुत सुंदर है सर, ये इक्वेशन है सर, है ना। अब मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, इस इक्वेशन में कौन कौन क्या क्या है। पहली बात तो इस R की वैल्यू तुम जानते हो 25/3 होती है, क्योंकि एक एनर्जी की टर्म है और एनर्जी में वैल्यू कितनी होती है 8.314। अब क्यों ना इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं, सर ये बराबर होता है 19.1, 19 भी लिखो काम चलेगा, ठीक है ना, 19 भी लिखो, इतने 4 ऑप्शन में इतना एरा होता है जो चल जाएगा काम। 19.1 राइट। अच्छा ये तापमान है, जब तापमान T1 था केल्विन में, तो उस समय रेट कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था K1, और जब तापमान T2 हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया बेटा K2। सेंस समझ में आ गया। और डेल्टा एच क्या है, ये कोई भी एंथैल्पी चेंज है या कोई भी एनर्जी चेंज है। जब 12th में पढ़ते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज लिख देते हैं E, एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अदरवाइज जो है इसको हम लोग इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। इधर देख बेटा नितिन, बहुत ध्यान से देखो, तो ये डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक छोटी सी बात आपसे करनी है बेटा, जो डेल्टा एच होता है ईमानदारी से बताना, जो एंथैल्पी का चेंज है या तो वो नेगेटिव होता है या तो डेल्टा एच क्या होता है बेटा जी पॉजिटिव होता है। ये बात जानते हो ना आप लोग, या तो पिक्चर नेगेटिव होगी या तो पिक्चर कैसी होगी पॉजिटिव होगी। चलो सर बहुत बढ़िया, उनके तरीके से बातें हम लोगों को समझ में आ ही रही होंगी। तो ये या तो नेगेटिव होगा या तो क्या होगा पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगी पिक्चर तो इन्हीं का नाम क्या होगा, वेरी नाइस, तुम लोग तो जानते हो। और ये वाली पिक्चर क्या रहेगी इस केस में, एंडोथर्मिक। सब पढ़ा है तुम लोगों ने, शाबाश, पूरी केमिस्ट्री की भरपूर नॉलेज है तुम्हें। देखो एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मान लेता हूँ पहले जब टेम्परेचर 100 डिग्री था या 100 केल्विन था, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 रहा होगा, मान लो X रहा होगा, Y रहा होगा, सेंस समझने की कोशिश करो। और मैंने टेम्परेचर को कर दिया, बढ़ा ही दिया ना, टेम्परेचर को तो बढ़ा ही रहे इस प्रोसेस के अंदर, तो टेम्परेचर को 200 कर दिया। मुझे एक बात बताओ, 1/100 माइनस 1/200, तो 1/200 छोटी टर्म है और ज्यादा में से कम घटाते हैं तो ये वाली वैल्यू हमेशा प्लस आनी है। नहीं आए सेंस समझ में, अगर तापमान को बढ़ा रहे हो तो हमेशा ये वाला फैक्टर क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। अब बात रहा ये वाला फैक्टर, अगर ये पिक्चर तुम्हारी नेगेटिव है तो तुम्हें इस वाली पिक्चर को नेगेटिव लाना पड़ेगा। और इसको नेगेटिव लाने का क्या तरीका होगा कि इसमें K1 की वैल्यू को बढ़ा दो। नहीं बस इफ K1 वैल्यू इज ग्रेटर देन K2 देन ओनली द डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अरे हाँ या ना। तो ये गेम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो पिक्चर बदल जाएगी आप लोगों के दिमाग में। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ शुद्ध भाषा में, सुनो भाई शुद्ध भाषा में सुनो, तापमान के बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। किस रिएक्शन के अंदर, किस रिएक्शन के अंदर बोलो, एक्सोथर्मिक के लिए। लेकिन यही पिक्चर क्योंकि अगर ये वैल्यू प्लस है तो आप समझ रहे हो कि ये वैल्यू आप फैक्टर क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा। इस केस में तापमान को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बात कहूँ मैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कह सकता है आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो पूछ लेना, पूछना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर वो कहते हैं एक्सो तो बताना तापमान बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, और वो बोलते हैं एंडो तो समझ जाओगे कि दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये बेसिक सेंस हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। आप ये लास्ट वाला पॉइंट भी याद करके रखें, फालतू की चीज़ें ऊपर की ना भी याद करें तो भी चलेगा। इक्वेशन को लर्न कर ले, अच्छी बात है। आगे बात समझ में, जैसे मान लो ऊपर आ जाए किसी का log 2 आ जाए, नीचे 4 आ जाए, तो इसका मतलब समझ रहे हो, log 2 माइनस log 4, इतना तो आती होगा ना बेटा, log a/b। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3 लगा लो, और ये वैल्यू होती है 0.6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस समथिंग 0.3, ठीक है ना। तो ये सेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोटा सा सवाल फिर आ गया आप लोगों के लिए। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन इज 2। Kp की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 2। जब टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री, ये 4 हो गई जब टेम्परेचर कितना हो गया बेटा 20 डिग्री। आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन ओवर द रेंज ऑफ दिस टेम्परेचर। रेंज ऑफ दिस टेम्परेचर लिख देना चाहिए। चलो जी,
आप बस मुझे इतना बताइए कितने बच्चे इस फॉर्मूले को लर्न कर चुके हैं। log K2/K1 H0 डिवाइड बाय 19.1 है ना, समझ में आ रहा है ज्ञान। 19 या 19.1 डिवाइड बाय 1/T1। T1 कितना लिख दूं बेटा 283 माइनस T2 कितना लिख दूं बेटा 293। बोलो हाँ या ना। और यहाँ K2 की वैल्यू को क्या लिख दूंगा सर, K2 हो गया था 4 और K1 हो गया था 2, तो log 4/2 यानी कि log 2 ही तो रह गया भाई। 4/2 का मतलब log 2 है या नहीं। तो log 2 का सेंस क्या हो गया बेटा, log 2 का सेंस हो गया यहाँ पर 0.3010 या 0.3। ये वैल्यू तुझे निकालनी थी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे 19.1 को, और ये वैल्यू कैसे आ जाएगी बेटा बता। ये वैल्यू आ जाएगी सर 293 माइनस 283, चेंज तो 10 डिग्री का होगा, और 283 मल्टीप्लाई बाय 293। ये वाली बात तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 10 ही आने वाला है, कर करा के इसका आंसर जो है निपटा लोगे। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई। पक्का ईमानदारी से बात क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। ये जो टर्म आएगी ये जूल में आएगी, किस में आएगी बेटा जूल में। ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि क्लास के सभी बच्चों को ज्ञान समझ में आ रहा होगा। एक छोटी सी बात आप लोगों से कहनी है मुझे, जरा सीख लो आप लोग। केपी और केसी की डिपेंडेंसी केवल और केवल टेम्परेचर पर होती है, हम लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात सुन लो, क्या बट जो kx है ना, kx क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की टर्म में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये डिपेंड कर सकता है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर या डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। ये प्रेशर पर डिपेंड कर सकता है जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 ना होगी तो। समझ नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं। मुझे बताओ क्या आप लोगों ने केपी और केसी का रिलेशन याद है हमारा वाला या नहीं। याद तो है सर, थोड़ा समय लगता है थोड़ा जगह पे आने पे, है ना। डेल्टा एन जी, आप एक छोटी सी बात बताओ मुझे, बताओ रे। मैंने बोला इसकी पिक्चर को अगर मैं 0 कर दूं तो समथिंग की पावर 0 मतलब 1 ही होती है, तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा केपी, और केपी केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। केपी केसी नेवर एवर डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम और एक्सेट्रा। ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, केवल और केवल तापमान। लेकिन जो kx है वो कहता है मैं भी तापमान पर डिपेंड करता हूं, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। अगर डेल्टा एनजी को, इफ डेल्टा एनजी इज नॉट इक्वल टू 0 और पॉजिटिव में अगर इसको मैं 1 ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, तो प्यारे बच्चों यही फॉर्मूला केपी का किसके बराबर हो जाएगा, kx RT की पावर 1। अरे यार ये RT क्यों लिख दिया मैंने, दैट मस्ट बी रिटन एज PT। प्रेशर है ना भाई, किसकी तरह लिखना चाहिए मुझे, प्रेशर की टर्म में नहीं लिखना चाहिए। अरे याद नहीं है तुम लोगों को, टोटल प्रेशर नहीं लिखा था। इसकी वैल्यू को मैं क्या बना दूं, 1 बना दूं। तो अगर इसकी वैल्यू को मैं 1 बना देता हूं तो एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि अब सर इनका रिलेशन डायरेक्टली हो गया। नहीं ये बात समझ में, मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली, बेसिकली ये कैसे इनवर्सली है, kx मल्टीप्लाई बाय PT है ना, तो मतलब इक्वल की बात होते तभी तो डायरेक्टली होते। तो टेक्निकली ये क्या है बेटा जी, आपस में इनवर्सली है। सेंस ये है कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक बार दोबारा सुन लो, घबराओ मत। मैंने बोला केपी केसी नेवर एवर डिपेंड अपॉन एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्परेचर। फिर मैं कह रहा हूँ कि देखो kx भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन उस केस में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। लेकिन डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 1 है तो भैया ये प्रेशर पर डिपेंड कर सकता है, और ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली। एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, बस ये कहना था। आगे बात समझ में। तो ये हाइब्रिड डिपेंडेंसी है, ये प्रेशर पर भी डिपेंड कर सकता है। आप इसको इस तरीके से समझे। सर बात आपकी बिल्कुल 16 आने सत्य है, बढ़िया तरह समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अगर k इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 की पावर 3 से बड़ी है, ये एक डेटा है बस, ठीक है ना, 10 की पावर 3 से बड़ी है, या ऐसा मैं कहूँ 1 को कंसिडर करते हुए एक k की वैल्यू 1 से बहुत 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 ज़्यादा है, तो उस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेट रहेगी। कैसे, इक्विलिब्रियम पर तो खुद ही है रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको इक्विलिब्रियम तो सेटअप नहीं करना ना, तो भैया ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, सही तो है, प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड। नहीं आई बात समझ में, अरे आई या नहीं आई। फिर मैंने बोला जब इसकी वैल्यू 10 की पावर -3 से कम होगी या 1 से बहुत बहुत कम होगी, तब क्या हो गया बेटा जी, फिर कौन डोमिनेट कर जाएगा, रिएक्टेंट, मतलब बैकवर्ड में मूव करेगा।
इन दोनों पिक्चर के बीच में हुई तो इसमें मुझे बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, मैं कहूँगा एप्रिशिएट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, मतलब ठीक ठाक अमाउंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि डोमिनेट प्रोडक्ट है या डोमिनेट रिएक्टेंट है, मैं कहूँगा हाँ भाई ठीक है, रिएक्टेंट जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड क्या बोलते हैं प्रोडक्ट उसका ठीक ठाक अमाउंट में बना है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कह सकता कि भाई हाईली अमाउंट में 1% है तो 99% है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये तीनों बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। जैसे मान लो कल को मैंने आपसे एक बात कही, सुनो ध्यान से सुनो, मैंने बोला एक रिएक्शन है A प्लस बी और भैया ये C प्लस डी में कन्वर्ट होके इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो 10 है, एग्जांपल के तौर पर। मैंने बोला एक रिएक्शन है P प्लस क्यू और ये Z प्लस आर मिलके इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये 20 है। आपसे कोई पूछ ले इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन कौन सी है, आपका मतलब सीधा सा होना चाहिए सर जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा, और जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा वो स्टेबल होता है। अभी नहीं बात समझ में कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू के बढ़ने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रहे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है। यही अगर मैं कहता कि के इक्विलिब्रियम की इन दोनों में से किसके रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से किसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है नीचे वाला आंसर हो जाएगा। और इस रिएक्शन की मूवमेंट फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी दैट विल बी डिसाइड बाय के इक्विलिब्रियम। बोलो गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से ये डेटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक ही फैक्टर बच चुका है, डिसोसिएशन वाला, एसोसिएशन वाला, वांट ऑफ फैक्टर वाला। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। आयनिक तो आयनिक है, बिल्कुल आयनिक बॉन्ड की तरह उसको पढ़ाएंगे। तो ये डेटा क्लास के सही बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत जल्दी से इसको नोट करिए। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय।